जायंट चिकन रेस। सीतापुर नाम के गांव में जोगिंदर नाम का एक जमींदार रहता था। जोगिंदर बहुत ही लालची और खुदगर्ज इंसान था। उस गांव में बिना किसी चुनाव के जमींदार ही प्रेसिडेंट बनकर लोगों पर जुल्म करता था। वो गरीब किसानों को और छोटे मोटे व्यापार करने वालों को ज्यादा ब्याज पर पैसे देता था। जब वो लोग पैसे वापस नहीं कर पाते तो वो उनके खेत और घर जबरदस्ती अपने नाम कर लेता था। उसी गांव में माधव नाम का एक आदमी रहता था जो एक छोटा सा मुर्गियों का फार्म चलाता था। एक दिन जोगिंदर अपने आदमियों के साथ ब्याज के पैसे वसूल करने आता है। वो शंभू नाम के एक बूढ़े आदमी के पास जाकर, अरे शंभू, अभी तक तेरे बेटे ने पैसे नहीं भेजे हैं, कब देगा मेरे पैसे? साहब, 1-2 दिन में आ जाएगा। वो जैसे ही आएगा मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। देख शंभू, मैं तुझे सिर्फ कल सुबह तक का समय देता हूँ। अगर तूने कल सुबह तक मेरे पैसे नहीं लौटाए तो उसका जो भी अंजाम होगा उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। चलो चलते हैं। वो अपने आदमियों को लेकर वहाँ से चला जाता है। शंभू बहुत उदास था। कुछ देर बाद माधव वहाँ आता है। अरे काका, क्या बात है? तुम इतने उदास क्यों हो? शंभू सारी बात माधव को बताता है। अरे दिन ब दिन इस जोगिंदर का जुल्म बढ़ता ही जा रहा है। अरे बेटा, पर हम कर भी क्या सकते हैं? वो इस गांव का जमींदार ही नहीं बल्कि प्रेसिडेंट भी है। वही तो, वो किसी को प्रेसिडेंट बनने का मौका ही नहीं देता। अगर एक बार हम में से कोई प्रेसिडेंट बन जाए तो उस जोगिंदर की अकड़ ठिकाने आ जाएगी। हाँ, सही कहा बेटा तुमने। यूं माधव वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जोगिंदर शंभू के पास आता है। क्यों रे, क्या हुआ पैसों का? अरे साहब, इस बूढ़े पर रहम करो, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। अरे बंद कर अपनी बकवास। और तुम लोग यूं खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? इस बुड्ढे का सारा सामान निकालकर बाहर फेंक दो। जोगिंदर के आदमी शंभू का सामान बाहर फेंकने ही वाले थे कि माधव वहाँ आता है। अरे प्रेसिडेंट साहब, आप ये अच्छा नहीं कर रहे हो। अरे वो 2 कौड़ी के मुर्गी बेचने वाले, ये मत भूल कि तू प्रेसिडेंट को रोक रहा है। अरे प्रेसिडेंट वो होता है जो लोगों के बारे में सोचे, ना कि उन पर जुल्म करे। वैसे तुम हम में से किसी को प्रेसिडेंट बनने ही नहीं देते, सिर्फ अपनी मनमानी करते रहते हो। अगर तुम में हिम्मत है तो एक बार हमें भी मौका देकर देखो, फिर बताते हैं कि प्रेसिडेंट क्या होता है। जोगिंदर माधव की बातें सुन गुस्से से आग बबूला हो जाता है। अरे ओ मुर्गी वाले, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे चैलेंज करने की? ठीक है, कल गांव में एक जायंट चिकन रेस रखता हूँ। इसमें जो भी जीतेगा वही प्रेसिडेंट बनेगा। तो शर्त मंजूर है? ठीक है, पर मेरी भी एक शर्त है। वो क्या है? अगर तुम हार गए तो अब तक तुमने जिस किसी की जमीन या घर धोखे से छीना है वो उन्हें लौटाना होगा। ठीक है, लौटा दूंगा, लेकिन अगर तुम लोग हार गए तो फिर कभी भी मेरे सामने आंख उठाकर बात नहीं करोगे। यूं सब प्रतियोगिता के लिए तैयार हो जाते हैं। माधव अपनी जायंट मुर्गी को प्रतियोगिता के लिए तैयार कर रहा था। ये देख जोगिंदर अपने मन में सोचता है, अब तक मेरे सामने खड़े होने की किसी ने हिम्मत नहीं की, बाकी सब तो पक्का हार जाएंगे। मुझे तो बस इस माधव के बच्चे की चिंता है। मुझे कुछ भी करके इसे हराना होगा। इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। यूं सोचकर जोगिंदर प्रतियोगिता वाले दिन माधव की मुर्गी के चारे में नींद की दवा मिला देता है और वहाँ से चला जाता है। ये सब दूर खड़ा शंभू देख लेता है। अरे बाप रे, इतनी बड़ी साजिश! इस जोगिंदर को तो सबक सिखाना पड़ेगा। यूं सोचकर शंभू उस नींद की दवा मिलाए हुए चारे को जोगिंदर की मुर्गी के चारे में बदल देता है। जोगिंदर की मुर्गी वहाँ नींद की दवा मिला हुआ चारा खा लेती है। प्रतियोगिता शुरू होने ही वाली थी। सब अपनी अपनी जायंट मुर्गियों के साथ तैयार थे। जोगिंदर बहुत खुश था कि माधव की मुर्गी अब कुछ ही पलों में सोने वाली है। प्रतियोगिता शुरू होती है। सारी मुर्गियां तेजी से भाग रही थी कि अचानक जोगिंदर की मुर्गी रुक जाती है और वो सो जाती है।
जोगिंदर उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो उठ नहीं रही थी। इधर माधव अपनी मुर्गी के साथ आगे बढ़ता है और प्रतियोगिता जीत जाता है। वहाँ खड़े सारे लोग खुश हो जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। माधव प्रेसिडेंट की जय हो, माधव प्रेसिडेंट की जय हो। ये सुनकर जोगिंदर गुस्से से, ये सब धोखा है, मैं नहीं मानता इस प्रतियोगिता को। अरे ऐसे कैसे, सब कुछ तो नियम के बराबर ही हुआ है। कुछ भी नियम के बराबर नहीं हुआ। मैंने माधव की मुर्गी के चारे में नींद की दवा मिला दी थी, फिर वो चारा मेरी मुर्गी कैसे खा गई? यूं जोगिंदर गुस्से से सारा सच बोल देता है। किसी ने सच ही कहा है, जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद गड्ढे में गिर जाता है। देखो जोगिंदर, एक प्रेसिडेंट होने के नाते मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम इन लोगों की जमीन और घर इन्हें वापस कर दो। जोगिंदर शर्म के मारे अपनी आंखें नीचे कर लेता है। वो लोगों से छीनी हुई जमीन और घर उन्हें वापस कर देता है और वहां से चला जाता है। विशाल बकरी लालची मटन वाला। मदन का गांव में एक ही मटन का दुकान था। एक ही दुकान होने के कारण गांव वाले भी मदन के पास से ही मटन खरीदते थे, पर इसी वजह से मदन लालच में आने लगता है। पैसों के लालच में मदन मटन तोलने में फर्क करने लगता है और ऊपर से मटन के दाम भी वो बढ़ाने लगता है। एक बार गांव का गणेश मटन खरीदने दुकान पर आता है और कहता है, अरे मदन, 1 किलो मटन तो देना। तब मदन गणेश का ध्यान भटकाते हुए मटन तोलने में फर्क करता है और उसे 1 किलो से कम मटन देता है। गणेश 1 किलो के 500 रुपए देता है। तब मदन कहता है, अरे किशोर, 500 रुपए नहीं, मटन का दाम अब बढ़ गया है, अब 1 किलो 600 रुपए का होगा। अरे मदन, एक तो मटन 1 किलो से कम दिख रहा है और ऊपर से दाम भी ज्यादा ले रहे हो। तुम तो गांव वाले को लूट रहे हो। अच्छा तो ठीक है, फिर रख दो ये मटन और कहीं और से खरीद लो। बड़ा आया मुझे कहने वाला। गणेश के पास भी कोई चारा नहीं था, इसलिए वो चुपचाप 600 रुपए देकर वहां से चला जाता है। इस तरह मदन दिन भर अच्छी कमाई करता है। तब वो सोचता है, अरे वाह, ऐसा ही रहा तो मैं कुछ ही दिनों में अमीर बन जाऊंगा। लेकिन गांव वाले दाम बढ़ाने से कहीं मेरा मटन ही खाना ना बंद कर दे। मुझे इसके लिए कोई उपाय ढूंढना होगा जिससे दाम भी कम रहे और मेरा ज्यादा मुनाफा भी होता रहे। मदन ऐसा सोचते हुए घर जाता है। तब वो देखता है कि उसका बच्चा साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है, जिसे देखकर मदन को एक आइडिया आता है। अरे वाह, ये तो बड़ा ही अच्छा आइडिया मिल गया मुझे। अब देखो कैसे मैं कम दामों में मटन बेचकर अमीर बनता हूँ। गांव वाले भी कम दामों में मटन पाकर खुश हो जाएंगे। ऐसा सोचकर दूसरे दिन मदन पंप लेकर दुकान में आता है और दुकान के अंदर वो बकरियों में चुपके से हवा भरकर उन्हें फुलाने लगता है, जिस वजह से बकरियां ज्यादा मोटी और विशाल बन जाती है, जिसे देखकर मदन बहुत खुश हो जाता है। विशाल बकरियां देखकर गांव वाले भी चकित हो जाते हैं। तभी एक गांव वाला मदन के पास आकर कहता है, अरे मदन, इतनी विशाल बकरियां आखिर तू कहां से लाया? अब तो तू और भी ज्यादा दाम बढ़ाएगा। अरे ये तो मेरी स्पेशल बकरियां है, पर हाँ, इनके दाम ज्यादा नहीं बल्कि कम है। बस किलो रुपए 300 है और पूरी विशाल बकरी लिया तो उसके तो 200 रुपए किलो लगेंगे। बोलो, अब तुम्हें मटन दूं या फिर पूरी की पूरी बकरी? ये सुनकर तो वो गांव वाला भी सोच में डूब जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है। मटन खरीदने के बजाय पूरी बकरी ही खरीद लेता हूँ। वैसे भी आज मेरे घर बीवी के मायके वाले आकर है। मटन खाएंगे तो खुश हो जाएंगे, मेरे जेब को कोई नुकसान भी नहीं होगा। ऐसा सोचकर वो एक पूरी बकरी ही मदन से खरीद लेता है। मदन अब ज्यादा मटन के बजाय विशाल बकरियां ही बेचने लगता है। उसे कम समय में ज्यादा पैसे मिलने लगते हैं। एक बार मदन घर में बैठा पैसे गिन रहा था कि तभी वो कहता है, अरे जितना पिछले महीने मटन नहीं बिका उतना विशाल बकरियां बिक रही है और मेरा मुनाफा ही मुनाफा हो रहा है। गांव वाले भी खुश है और उनकी कोई शिकायत भी नहीं है। बस इस काम को किसी की नजर ना लगे, फिर तो मैं बंगला और बड़ी गाड़ी भी जल्द ही खरीद लूंगा। कि तभी वहां उसकी बीवी आती है और वो कहती है, लोगों को बेवकूफ बनाना अच्छी बात नहीं है। मुझे सब पता है कि आप बकरियों के साथ क्या करते हो। देखो जी, ऐसे धोखे के पैसे हमें ज्यादा दिन हजम नहीं होंगे। अरे चुप कर, तू ही आ गई नजर लगाने। अब देख, ये मुंह कहीं खोलना मत,
नहीं तो तू अपने पति का मरा मुंह देखेगी। ऐसा कहकर मदन बीवी को ही धमकाता है और वो ना चाहते हुए भी चुप हो जाती है। पर ये सारी बातें उसका बेटा सोनू सुन लेता है। वो अपने पिताजी को सुधारने की सोचता है। ऐसे ही एक दिन जब मदन बकरियों में हवा भर रहा था, तब सोनू उसका वीडियो बना लेता है और उस वीडियो को सारे गांव वालों को भेज देता है। सारे गांव वाले मदन का वीडियो देखकर गुस्से से उसके दुकान पर आते हैं। तब मदन कहता है, अरे गांव वालों, तुम सब एक साथ आ गए। लगता है आज सबको विशाल बकरियां चाहिए। चलो एक एक करके पैसे लेकर सामने आओ। तब एक गांव वाला सामने आकर उसे उसका वीडियो दिखाता है। वीडियो देखकर उसकी भी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो वहां से दुकान छोड़कर भागने की कोशिश करता है, पर वो भाग नहीं पाता। गांव वाले मिलकर उसे पीटने लगते हैं कि तभी वहां उसकी बीवी और बेटा पुलिस को लेकर आते हैं। पुलिस गांव वालों को रोकते हैं और मदन को पकड़ लेते हैं। तब सोनू कहता है, पिताजी, ये सब आपको सुधारने के लिए मैंने ही किया था। अब अपने किए की सजा भुगत कर जेल से सुधर कर आइए। उस दिन मदन को अपनी गलती का एहसास होता है। वो सबसे माफी मांगता है और सुधरने का वादा करता है। मदन को धोखाधड़ी के लिए 1 साल की सजा होती है और जब वो सजा भुगत कर वापस आता है, तब वो पूरा ईमानदार बनता है और फिर से अपना काम शुरू करता है।